हेलो टू एवरीबॉडी एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि आप लोगों को पता है कि नीट पीजी काउंसलिंग स्टार्ट है और डीएनबी का रजिस्ट्रेशन परसों से स्टार्ट होना है, यानी कि 8 तारीख से दोपहर बाद स्टार्ट हो जाएगा और चॉइस फिलिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। सीट मैट्रिक्स शायद कल इवनिंग तक का या आज रात को भी आ सकती है। सीट मैट्रिक्स जो नई सीट मैट्रिक्स होगी, कुछ रूल्स हैं जो कि चेंज हुए हैं। बहुत लोगों ने ईमेल भी किया है, बहुत कोशिश भी कर रहे हैं कि रूल्स को थोड़ा और मॉडिफाई किया जाए। और एक बार को उनके साइट से नोटिस चला भी गया था, लेकिन दोबारा फिर वो अपलोड हो गया। तो वैसे मेरे हिसाब से तो सेम रहेगा। चेंजेस होने की उम्मीद बहुत कम है डीएनबी काउंसलिंग की। इसी के बीच आज ऑल इंडिया से एक न्यूज़ आई है, एमसीसी ने रेजिग्नेशन की डेट बढ़ा के 12 तारीख कर दी है, क्योंकि बहुत स्टेट ऐसी हैं जिनके रिजल्ट्स अभी नहीं आ पाए हैं। जैसे तो कर्नाटका का मॉक अलॉटमेंट कल आया था। जैसे कि मैंने आपको कहा था पहले भी कि नेगेटिव शिफ्ट देखने को मिलेगा, वो मॉक अलॉटमेंट में ही देखने को मिला है। और कल रिज़ल्ट आएगा तो शायद कल भी कुछ चांसेस रहेंगे। और अगर हम बात करें, महाराष्ट्र अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया है, बंगाल भी नहीं है, और इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश का भी रिज़ल्ट नहीं है। तो ये रिज़ल्ट्स अभी नहीं आए हैं और इसको देखते हुए टाइम बढ़ाया गया है 12 तारीख तक, कि एक सीट देख के बच्चे रिज़ाइन करने का उनको मौका मिले, स्टेट में एक बार वो सीट देख लें। और डीएनबी में रूल्स जो चेंज हुए हैं उनके बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही इफ़ेक्ट्स मेरे अकॉर्डिंग देखने को मिलेंगे। जो सबसे बड़ा जो पॉजिटिव इफ़ेक्ट है वो ये है कि आपको जो सीट लेनी है वो आप माइंडसेट करके ले लेंगे। लेकिन नेगेटिव इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। जो हायर रैंकर हैं मतलब जो लोअर रैंकर हैं, हो सकता है उनको उतना अच्छा कॉलेज या उतना अच्छा हॉस्पिटल उनको नहीं अवेल हो पाए जितना बैक रैंकर्स को बाद में मॉपअप में हो जाए। क्योंकि कम रैंक होने की वजह से वो कहीं ना कहीं कोशिश करेंगे अपने आप को पहले ही सेव करने की, भले वो ऑल इंडिया में करें, डीम्ड में करें, स्टेट में करें, स्टेट गवर्नमेंट में करें या वो डीएनबी में करें, तो वो मॉपअप तक नहीं जा सकते हैं। और रूल ये कहता है कि आप मॉपअप में एलिजिबल नहीं हैं। अगर आपको कोई सीट मिल गई और आपने छोड़ी है तो राउंड 3 में कोई सीट मिली और आपने रिज़ाइन करी तो मॉपअप में नहीं जाएंगे। ये भी एक कंडीशन है डीएनबी की। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है उन बच्चों के लिए, या ये है जो मिल गया ले लो, सेटिस्फाई हो गए और आगे बढ़ें। बहुत चीज़ें होती हैं, मैं कई वीडियो में सेम बातें रिपीट करूँ वो ठीक नहीं। मैंने कई वीडियो में बताया भी है कि डीएनबी के प्रॉस और कॉन्स क्या क्या हैं और क्या क्या होते हैं। तो इसको भी देखना और समझना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है और ज़रूरी भी है इसको देखना। एक बहुत बड़ा सवाल है, ये सवाल बेसिकली मेरे से कई हफ्तों से पूछा जा रहा था, लेकिन मैंने जवाब देना उचित नहीं समझा था। लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूँ उस टॉपिक पे, वो है बॉन्ड, कि डीएनबी में बॉन्ड होता है क्या। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कोई बॉन्ड नहीं है डीएनबी के अंदर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में बॉन्ड होता है। वो भी कुछ स्टेट्स उसको अप्लाई करती हैं, सभी स्टेट्स नहीं, कुछ। तमिलनाडु करता है अप्लाई, कुछ जगह कर्नाटका भी करता है। खासकर रेलवे के हॉस्पिटल्स, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स वो बताते हैं। सबसे खास और इम्पॉर्टेंट बात कि बॉन्ड का डिटेल कहीं भी अवेलेबल नहीं है। पर्सनली आपको इंस्टीट्यूट में फ़ोन करके मालूम करना होगा तो ही आपको मालूम चलेगा। लगभग बॉन्ड 3 साल का है, बहुत कम ही जगह है जहाँ 1 साल का बॉन्ड है। मैक्सिमम पेनल्टी 15 लाख रुपए की है, नहीं तो 5 लाख की एवरेज पेनल्टी है। ये इसकी रियलिटी है जो मैंने आपको बताया। अब आते हैं हम स्टाइफंड के बारे में। जो स्टाइफंड मिलता है डीएनबी में वो फिक्स कर दिया था गवर्नमेंट ने 38,000, उसी के बेसिस पे मिलता है। कुछ जगहों पे 60-70 हज़ार भी मिलता है, लेकिन कुछ जगहों पे 37-38,000 भी मिलता है। बहुत सारे केसेस में बच्चे ये भी देखते हैं कि कितने बेडेड हॉस्पिटल लें, क्या हम 500 बेडेड लें। 500 बेडेड में कुछ फ़ायदा ऐसा शिप में जाके मिलता है, नहीं तो बाकी में 1 साल की जगह 2 साल करनी पड़े वो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप अच्छी जगह मिल रहे हैं और काम सीखने को मिल रहा है। बहुत लोगों की टेंडेंसी होती है काम सीखने को नहीं भी मिलेगा तो बाद में ऐसा शिप में सीख लेंगे, तो वो एक अलग टेंडेंसी है, वो बहुत अलग फ़र्क है सोच का, समझ का, आइडियाज़ का। ये चीज़ है, इसको भी आपको नोटिस करना है जब आप डीएनबी चूज़ करें। डीएनबी की चॉइस फिलिंग करने के 2-3-4 तरीके हैं। कुछ लोग करते हैं अच्छे से बुरे की तरफ,
कुछ लोग करते हैं क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी उसकी तरफ, कुछ करते हैं स्टेट वाइज, कुछ ऐसे हैं जो लोकेलिटी देख के करते हैं, नियर बाई पहले डालेंगे फिर दूर दूर डालेंगे। अलग अलग पैटर्न है, अलग अलग सोच है। जो राइट तरीके हैं वो थोड़े डिफरेंट हैं, वो अलग तरह से कैलकुलेट होते हैं और एक ही बार में हमको चॉइसेस डालनी है, कौन सी ऊपर कौन सी नीचे ये देख के चलना है। इसमें अच्छे और बुरे का रेशो नहीं है, इसमें ये देखना है कि वर्स्ट टू वर्स्ट कंडीशन में मेरे लिए क्या अच्छा हो सकता है। तो ऑल इंडिया से डिफरेंट काउंसलिंग चॉइस फिलिंग होती है, पैटर्न थोड़ा डिफरेंट मॉड्यूल चेंज करना होता है। सबसे खास बात क्या होती है, जो मैंने भरा उसके बारे में मैं कैसे जानूंगा। कोई किसी चीज़ को लिख के नहीं बता सकता कि कैसा हैंड्स ऑन है। ये आप चैट कर सकते हैं, पर्सनली आप इंटरेक्ट हो किसी व्यक्ति से जिसको पता हो, या प्रॉपर कैलकुलेशंस अवेलेबल हो किसी के पास जो आपको समझा सके। लिखा हुआ डाटा वो भी आपको देगा, वो नहीं समझ में आएगा। जैसे कोई हॉस्पिटल है, एक्स हॉस्पिटल है, वो बहुत अच्छा है, उसका एकेडमिक्स भी अच्छा है, लेकिन उस एकेडमिक्स में कुछ कमियां भी हैं। उसमें 4 एसआर हैं, चारों बहुत 3 बहुत अच्छे हैं और एक है जो क्लास ले रहा है। एक है जो बहुत अच्छा हैंड्स देते हैं और 2 एसआर हैं जो हैंड्स नहीं देते हैं। ये भी बहुत डिपेंड करता है। आपकी ड्यूटीज नाइट और डे की है, ये भी बहुत मैटर करता है। कुछ जगह 8 घंटे की जगह 12 घंटे वर्किंग कंडीशंस होती हैं, वो भी पता होना चाहिए। कुछ जगह एकोमोडेशंस की भी चीज़ों का आइडिया रहना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, ये मिली जुला एक कैलकुलेशन है जो देख के चलना चाहिए। जो हॉस्पिटल कंसर्न होता है, जैसे कुछ हॉस्पिटल ऐसे हैं जो बहुत लोअर ग्रेड के हैं, जिनका नाम भी सुनते हैं तो कहते हैं वहाँ से नहीं करूँगा, लेकिन वहाँ काम सीखने को मिलता है। जिनको काम सीखने की इच्छा हो काम सीखते हैं, वो उसको समझते हैं और वो चले जाते हैं। एक बात मैं आपको और बताऊँ, जो काउंसलिंग में जो स्ट्रेटेजीज बनती हैं या जो डिसाइड होती हैं जो स्ट्रेटेजी, वो बहुत सोच समझ के होती हैं, हमें किस हिसाब से करना है। मेरे पुराने वीडियो में किसी भाई साहब ने, किसी सज्जन ने एक कमेंट लिखा था, उन्होंने कहा था कि काउंसलर्स काउंसलिंग पैटर्न को बहुत कंफ्यूज कर देते हैं। एक्चुअल में क्या है, वो आपकी समझ की कमी है कि वो आपको नहीं समझ में आती हो, बस वो आपकी समझ की कमी है। सीधे सीधे पैटर्न है जो गवर्नमेंट ने लिखे हैं, हम उसको सिर्फ समझाते हैं प्रॉपर ढंग से, एनालिटिक ढंग से, कि इसके क्या क्या पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट होंगे। हम ये किसी एंगल में ये नहीं कहते हैं कि आपको हमारी बात माननी ही माननी है। और मैं तो हर बार अपनी वीडियो में कहता हूँ, मैं तो बहुत थोड़ा बहुत जानता हूँ, ज़्यादा जानने वाले लोग मेरे कैमरे के उस तरफ हैं। इस तरफ तो मैं जितना जानता हूँ मैं उतना एक्सप्लेन करता हूँ, और लोगों को बस समझ में आए चीज़ें, वो सही डायरेक्शन पकड़ लें, वो ज़रूरी है। कम से कम जो लूप होल्स हैं वो समझ में आ जाए कि क्या क्या दिक्कतें हों, जिससे दिक्कतें ना हो। एक बात और है, स्टेट के राउंड्स जो हैं उनके रूल समझने बहुत ज़रूरी हैं। हर जगह फ्री एग्जिट नहीं है राउंड 1 में, कुछ जगहों पे फ्री एग्जिट है, कुछ जगहों पे नहीं है। कुछ जगहों पे आप काउंसलिंग से बाहर ही हो जाएंगे, ऐसे भी रूल्स हैं। कुछ जगहों पे अगर आपने पेमेंट दे दी और आपने डिक्लेरेशन सबमिट किया तो वो भी कहीं ना कहीं लीगल एक्शन की तरफ बन सकता है। इसका सबसे बड़ा स्टेट माना जा सकता है कर्नाटका। कर्नाटका के प्रॉस्पेक्टस में ढंग से पढ़ेंगे तो कुछ चीज़ें इससे मिलती जुलती लिखी हुई हैं जो आप समझ के देख भी सकते हैं और आप जान भी सकते हैं। इस बात को भी समझना बहुत ज़रूरी है। क्या आप किस ढंग से काउंसलिंग को लेके चल रहे हैं, किस ढंग से आप काउंसलिंग की तरफ चल रहे हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ऐसा ना हो कि आपको दिक्कत हो। और जो मैं अपने पहले वीडियो में मैंने बात कही थी, जब ये सीज़न शुरू हुआ था, कि आपको अभी डिसाइड करना है गवर्नमेंट लें, प्राइवेट लें या स्टेट लें। ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने स्टेट के भरोसे रहे, ऑल इंडिया डीम्ड में ट्राई नहीं किया, उनके रैंक 10,000, 9,000, 12,000 थे और वो MD MS ही लेना चाहते थे रैदर देन DNB। उन्होंने स्टेट के चक्कर में अपने फॉर्म्स नहीं भरे और अब वो परेशान हैं, वो क्या करें। राउंड 2 में आप ट्राई कर सकते हैं। DNB में लगभग सीट्स वेकेंट आएंगी, ओनली 40 से 50% ही ऑक्यूपाई होंगी, वो भी अपग्रेडिंग में जाएंगी। उसमें से भी 20-25% अपग्रेडिंग में जाएंगी और बाकी वेकेंट होती हुई आती हुई नजर आएंगी। जैसे कि अगर आप अभी देखें 8,000 सीटें ही कुल बुक हुई थी, बाकी कहीं ना कहीं वेकेंट थी अभी भी काउंसलिंग में। अभी जो शेड्यूल आया था 29 को, जो डिटेलेशन MCC ने दिया था, और अब डेट बढ़ गई है 12 तक। जब स्टेट्स के रिजल्ट आएंगे तो बहुत होंगे जो छोड़ देंगे ऑल इंडिया को, तो और क्वांटिटी और सीट्स वेकेंट होने के चांसेस हैं और राउंड 2 में चांसेस बढ़ते हुए नज़र आएंगे। और मैंने पहले भी कहा हुआ है कि
कहीं ना कहीं चांसेस बढ़ेंगे और कुछ ब्रांचेस में गवर्नमेंट में भी शिफ्टिंग आएगी और डीएनबी के आने से भी कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ता हुआ नज़र आएगा। डीएनबी का राउंड 1 मेरे हिसाब से बहुत जल्दी ख़त्म होगा और बहुत ज़्यादा ब्लॉकिंग भरा होगा, क्योंकि राउंड 2 बाद में होगा, राउंड 2 पहले होगा डीएनबी का। तो मैक्सिमम बच्चे डीएनबी ले लेंगे जिन्हें सीट्स नहीं मिलेगी गवर्नमेंट में, या जो अनुमान नहीं है, या जो डीम्ड और प्राइवेट अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, या जिनका मनी है कि वो गवर्नमेंट में लें या डीएनबी ही करें। ऐसे बच्चे हो सकता है वो इंतज़ार करेंगे और उन्हें अगर हल्की भी उम्मीद लगी और सीट मैट्रिक देख के लगा कि राउंड 2 ऑल इंडिया में या स्टेट में ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी तो वो एकदम छोड़ेंगे भी। ये कैलकुलेशन भी सामने आएगी। इसको प्रॉपर समझना, प्रॉपर एनालाइज करना, प्रॉपर वे में इसको लेके चलना ये बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप चीज़ों को बहुत ढंग से समझें। मेरी पुरानी वीडियोस भी आप देखेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा, बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में एक माइंड सेट में क्लियर भी हो जाएंगी, आप उसको देख सकते हैं। कोई क्वेरी हो, कोई कांटेक्ट करना हो, कोई प्रॉब्लम, आप कॉल कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे मेरे रिप्लाईज बहुत प्रॉपर हैं और एक्यूरेट रहते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9675200801 9690796426। careerexpert.co.in हमारी वेबसाइट है। इंस्टा और फेसबुक का पेज हमारे लिंक में नीचे दिया हुआ है। कोई भी न्यू अपडेट और कोई भी नोटिफिकेशन आती है तो वो सीधी ही यहाँ पर अपडेट कर दी जाती है। ये कुछ चीज़ें हैं जिसको आप बहुत मैन्युटली देख के चलें, और आप चाहें तो हमसे पेड सर्विसेज भी ले सकते हैं। हम आपको प्रॉपर सर्विस गाइडेंस देंगे। हम सिर्फ गाइडेंस देते हैं, हम एडमिशन की किसी भी तरह की कोई गारंटी नहीं देते हैं, ना ये आश्वासन देते हैं कि हम करा देंगे। जो होगा काउंसलिंग के माध्यम से होगा, बस हम एक वे हैं जो आपको सही सलाह देते हों। अगर आपको लगता है कि हमें कुछ समझ में आता है या हम कुछ जानते हैं तो ही ज़रूर हम हमसे जुड़ें, नहीं तो वीडियोस देखते रहें। लगभग गाइडेंस मेरी वीडियोस में अवेलेबल रहती है, आप चाहें तो यहाँ से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं और बहुत कुछ समझ सकते हैं। हो सकता है आपको मुझसे ज़्यादा आता हो, अगर आपको आता है तो उसको आप एक बार रिफाइन कर लें, एक बार रिकरेक्ट कर लेना भी उसको ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, खासकर हॉस्पिटल्स के संदर्भ में बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कल की तारीख में जाने के बाद ये ना हो कि जैसा लग रहा था वैसा ना हो और दिक्कत हो, क्योंकि डीएनबी को मिड ऑफ द सेशन में छोड़ने वालों की गिनती बहुत ज़्यादा है इस देश में। अगर आप देखेंगे तो बहुत बच्चे हैं जो छोड़ते हैं। पासिंग रेट ब्रांचेस का देखना भी बहुत ज़रूरी है। ब्रांचेस के पासिंग रेट को भी ज़रूर कैलकुलेट करके आगे चलना है, कि ऐसा ना हो कि जो पासिंग रेट आप सोच रहे हो वो पासिंग रेट कुछ और डिफरेंट हो और वो रियल में पासिंग रेट कुछ और हो। पासिंग रेट बहुत मैटर करता है। जब रोटर घूमता है एग्जामिनेशन का तो कहीं ना कहीं वो आपको किसी और जगह से किसी और जगह वो डाइवर्ट कर देता है और भेज देता है। इन बातों को ज़रूर बहुत मैन्युटली ढंग से समझने की और एनालाइज करने की ज़रूरत है, और इस बात का प्रॉपर डेप्थ होना बहुत ज़रूरी है कि उस हॉस्पिटल के अंदर एकेडमिक्स में और हैंड्स ऑन में और पेशेंट लोड में कितना फ़र्क है। कुछ ब्रांचेस हैं जो हैंड्स ऑन नहीं मांगती हैं, लेकिन वहाँ भी ओपीडी में आपको एंटाइटल नहीं किया जाता, पेपर वर्क में ही लगे रहते हैं। ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग इस बात का बड़ा अच्छा कमेंट करते हैं कि सर इस ब्रांच में तो हैंड्स ऑन है ही नहीं, क्या करेंगे। लेकिन आप ओपीडी में बैठेंगे तो ही तो आप पेशेंट से को देखेंगे और अपने एहसास से सीखेंगे। तो ओपीडी में ही आप नहीं बैठेंगे तो कैसे सीखेंगे। डीएनबी के साथ ये भी दिक्कत है। कुछ लोगों का कहना है कि प्राइवेट कॉलेज में भी पढ़ाई नहीं होती है, बेटर है कि डीएनबी में ही करके कर लें। ऐसा नहीं है, बहुत फ़र्क है, एक बहुत बड़ा अंतर है दोनों ही चीज़ों में। अब माने या नहीं माने वो अलग बात है। आप उस बात को किसी भी एंगल में ले सकते हैं कि नहीं सर ऐसा नहीं है, उसके अलग ढंग हैं, कुछ भी कर लें बराबर है, मेरे फ्रेंड्स ने किया। लेकिन एक वक्त, एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के बाद, एक पर्टिकुलर स्पैन के बाद चीज़ें समझ में आती हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। अब आते हैं ब्रांचेस के बारे में। ब्रांच जो आपने चूज़ करी, जिसका मन हो वही करें। ज़बरदस्ती साल बचाने के चक्कर में ना करें, भले ही 1 साल और लग जाए, क्योंकि 3 साल नहीं चलेगी वो ब्रांच ज़िंदगी भर चलेगी। मन नहीं था, ज़बरदस्ती ले ली, साल ख़राब हो जाता और बाद में नहीं समझ में आई, मन नहीं लगा, इंटरेस्ट नहीं रहा, फिर आगे चल के फिर दिक्कत होगी। क्योंकि बहुत सारे बच्चे मैंने इस बार देखे हैं, या बहुतों का माइंडसेट है कि शुरू करते हैं रेडियो डर्मा से पहुँच जाते हैं पैथो तक। तो अगर मन है तो उसी के हिसाब से चलें, उसके लेवल की 2, 4, 5 ब्रांचों को आगे पीछे शिफ्ट करें। लेकिन वो ब्रांच बिल्कुल भी नहीं रहे जिसके बारे में ना कभी सोचा था, ना जानते थे, ना लेने का मन था। अगर आप ऐसा सोचेंगे तो ये आपको ही दिक्कत होगी, राइट। क्योंकि लाइफ भर चलनी है वो ब्रांच, लाइफ भर चलेगी। ये भी ज़रूर देखें कि आगे चल के आप किस में डीएम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, फेलोशिप करना किस में ज़रूरी है। खासकर अब तो जो भी ब्रांचेस हैं उन्हें फेलोशिप करना बहुत ज़रूरी है। कंपटीशन बढ़ रहा है, डे बाय डे चीज़ें अपडेट हो रही हैं, डे बाय डे मेडिकल
इंडस्ट्री बहुत बड़ी हो गई है, पहले से बहुत ज़्यादा वास्ट हो गई है। उसमें सर्वाइव करना अब तभी अच्छे लेवल पे सर्वाइव करेंगे जब आप उस बात को बहुत टेक्निकली और बहुत सिंसियरली जानेंगे और पहचानेंगे, उसके बाद जाएंगे। कोई आपको ये नहीं बताएगा आगे कैसे चलना है, डायरेक्शन खुद डिसाइड करनी होती है और इसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप प्राइवेट कॉलेज भी ले रहे हैं और प्राइवेट कॉलेज भी आपने कोई बड़ा ब्रांड भी लिया है, लेकिन आपकी मेहनत बहुत काम आएगी। आपने कोई प्राइवेट कॉलेज ले लिया जो फर्स्ट ईयर है, वहाँ कुछ नहीं है, वो और फायदे कहलाते हैं कुछ एंगलों में। कुछ जगह नुकसान भी होता है कि सीनियर्स नहीं होते, उतने अच्छे एसआर नहीं होते जो आपको उतनी चीज़ें दें, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं वो फ़ायदा भी ज़रूर देते हैं, कहीं ना कहीं वो प्रॉपर नॉलेज और ज्ञान भी ज़रूर देते हैं जो कहीं ना कहीं फ़ायदा करता है। ये भी बहुत ज़रूरी है। एक बहुत अच्छा बहाना है, कुछ लोग कहते हैं डिपार्टमेंट बहुत ख़राब है। अरे भाई, अगर डिपार्टमेंट ख़राब है तो पहला सवाल है कि डिपार्टमेंट क्यों ख़राब है, उसके 10 रीज़न होंगे। ये टॉपिक मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि बच्चों के पीछे बातें चलती हैं, डिपार्टमेंट बहुत ख़राब है, कुल 40 ही पेशेंट आते हैं दिन के। भाई साहब, आप जब फर्स्ट ईयर में जाएंगे तो आप 5 से 6 ही देखेंगे, आप 40 के 40 नहीं देखेंगे। आप ये देखिए ना कि आपको क्या इनपुट गेन हो रहा है, आप क्या सीख रहे हैं, आप क्या समझ रहे हैं और क्या चीज़ें हैं। कोई चीज़ एकदम बुरी नहीं होती, उसमें पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। बुराई निकालने बैठो तो 10 तरह की बुराई निकल जाती हैं। ये कुछ चीज़ें हैं मैं समझाना चाहता था, मैंने समझाया। अगर आपको मेरी बात बुरी लगी हो तो आई एम रियली सॉरी, लेकिन सच आपको आज नहीं महसूस होगा, जब आप इंस्टीट्यूट में चले जाएंगे और बाद में आपको ज़रूर समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाहता था। कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो, आप कॉल कर सकते हैं 9675200801, 9690796426। careerexpert.co.in हमारी वेबसाइट है। आप हमसे पेड सर्विसेज भी ले सकते हैं डीएनबी के लिए, जिसमें हम डीएनबी ऑल इंडिया डीम्ड स्टेट पूरी गाइडेंस देंगे और शुरू से लेकर एंड तक देंगे जब तक आपका हो नहीं जाता, भले ही वो इस साल हो या भले ही वो अगले साल हो। हमारा काम आपको प्रॉपर असिस्ट करने का है, डे 1 से लेकर डे एंड तक का। पूरी कोशिश करेंगे कि आपको हम साथ दें, आपको चीज़ें समझाते रहें, आपकी क्वेरीज सॉल्व करते रहें, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम देते रहें। और जो भी डेटाज मेरे पास हैं वो ऑलरेडी इंस्टीट्यूट से कलेक्ट किए हुए हैं, लोगों से बात किए हुए कलेक्ट हैं। कुछ जगह एसआर से बात हुई है, कुछ जगह जेआर से बात की हुई है, कुछ जगह और एक से नहीं 10-10 लोगों से, कुछ जगह उन डॉक्टरों से बात की हुई है जो एज ए विजिटिंग फैकल्टी हैं, कुछ ऐसे लोगों से बात हुई है जो ऑलरेडी वहाँ पे जॉब कर रहे हैं, कुछ ऐसों से भी हुई है जो जॉब करके निकल चुके हैं। तो मिला जुला जो एक्सप्रेशन है वो आइडिया होता है, समझ में आता है, वो कोई रिटर्न नहीं है, वो किसी रिटर्न थेरेपी पे नहीं लिखा हुआ है, वो समझ में है। मैंने एक रफ डेटा अपना बनाया हुआ है और जो मेरे कैंडिडेट्स हैं मैं उनको एज ए ऑडियो नोट बाकायदा वीडियो नोट पर्सनलाइज समझा देता हूँ, बता देता हूँ, जिससे उनकी क्वारीज क्लियर हो जाए। और ये भी कहता हूँ अगर आपको कहीं मेरी बात में तर्क वितर्क लगता है तो इसको एक बार क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। इसके साफ सीधे तरीके हैं, इंस्टीट्यूट में फ़ोन करें, वहाँ बात करें, वो आपसे बात करेंगे, एंटरटेन होंगे, आप उनसे भी कर सकते हैं। बड़े ब्रांड्स बड़े हैं, छोटे ब्रांड्स बड़े ब्रांड बनने हैं, तो ज़्यादा सीखता आदमी वही है जो छोटे में जाए और बड़ा ब्रांड बन के निकले। इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। 9675200801, 9690796426। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे अहेड। बाय बाय।